इससे पहले क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी में मैंने आप लोगों को वीना की वैकेशन वाला क्वेश्चन कराया था कि वीना अपनी वैकेशन पर कहाँ कहाँ जाती है, 4 शहरों में जाती है। ये हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो एग्जाम्पल नंबर 14 है, यानी कि मिसलेनियस का एग्जाम्पल था, ठीक है ना। उससे पहले एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 को देख लेते हैं एनसीईआरटी के। इसमें कहा गया है एक कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन एंड 2 वुमेन। आपके पास 2 मैन और 2 वुमेन मौजूद है और आपसे कहा गया है कि एक कमेटी बनानी है 2 पर्सन्स की, इज सेलेक्टेड फ्रॉम द 2 मैन एंड 2 मैन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव नो मैन। 2 लोगों की एक कमेटी बनानी है, ठीक है ना, 2 पर्सन कमेटी हमें तैयार करनी है, ओके। और हमसे कहा गया है कि ऐसी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस कमेटी में एक भी मैन नहीं होगा। नो मैन मतलब कोई भी मैन नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। समझ में आ रही बात? बताइए। सबसे पहली बात, टोटल मिलाकर हमारे पास 2 मैन हैं और 2 वुमेन हैं। हमें 2 पर्सन्स की एक कमेटी बनानी है। वो जो 2 पर्सन कमेटी बनानी है उसमें कोई भी मैन ना होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहली बात तो आप कहेंगे सर 4 लोगों में से किन्हीं 2 लोगों को चुनने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे। भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन इन द कमेटी। तो हम क्या कहेंगे सर टोटल आउटकम्स कितने होंगे। सर 4 लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं, उन 4 में से हमें किन्हीं 2 को चुनना है। तो 4 लोगों में से किन्हीं 2 को चुनने के टोटल तरीके 4C2। अब उसने कहा उसमें से कोई भी मैन ना हो, जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी में एक भी मैन ना हो। इसका मतलब दोनों वुमेन हो। अब दोनों वुमेन हो मतलब 2 ही वुमेन हैं और दोनों आपको वुमेन चाहिए, तो इसका मतलब 2C2। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं 2 में से वो 2 लोग चुने जाने चाहिए जो 2 लोग हमें चाहिए अपनी कमेटी में। क्लियर हो गया इतनी बात? तो बस 2C2 अपॉन 4C2 सॉल्व कर देंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 2C2 की वैल्यू 1, NCN की वैल्यू 1 होती है तो 2C2 की वैल्यू 1 और 4C2 की वैल्यू 6, तो 1/6 हो गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ओके नेक्स्ट, 1 इज मैन एंड 1 इज वुमेन। एक मैन हो एक वुमेन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलो जल्दी बच्चों। अब तुमको बताना यार, बहुत क्लास हो गई इस पे। मेरे हिसाब से आज ही लास्ट क्लास हो जानी चाहिए क्योंकि बहुत हो गई इस पे क्लासेस, ठीक है ना। 2C1 इंटू 2C1। सर 2 मैन में से कोई एक मैन आ जाए और 2 वुमेन में से कोई एक वुमेन आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और अपॉन में क्या आएगा? वही 4C2। NC1 की वैल्यू क्या होती है? N, तो 2 इंटू 2 और 4C2 की वैल्यू 6, तो इसका मतलब 4/6 मतलब कितना आ जाएगा? 2/3। हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। बोले तो मेरे को डाउट हो तो कर पाओगे? अगर उसने कहा 2 मैन, दोनों मैन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो यही होगी। 2 वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी जितनी होगी उतनी ही 2 मैन होने की प्रोबेबिलिटी होगी। बोले इतने मेरे को डाउट हो तो पक्का? बहुत अच्छे। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा मान लीजिए कि मैंने कहा मेरे पास 5 मैन और 4 वुमेन मौजूद हैं, ठीक है ना। 5 मैन और 4 वुमेन मौजूद हैं। मुझे इनमें से 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है, 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑल द वुमेन? 5 लोगों की कमेटी बनानी है। मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 5 वुमेन इन द कमेटी? सर क्या हो जाएगा आंसर? 0। मतलब ऐसे नहीं कहना हो ही नहीं पाएगा, बस बोलना 0। सर इस बात की संभावना 0 है कि पांचों की पांचों क्या हो जाएं? वुमेन हो जाए। कारण क्योंकि मेरे पास 5 मैन हैं और 4 वुमेन हैं, तो इसका मतलब मैं 4 वुमेन में से सर 4 ही मैक्सिमम ले सकता हूं ना, 5वीं वुमेन कहां से लाऊंगा? नहीं, मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन क्या था? मैंने ये नहीं कहा कि ये सारी वुमेन चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप देखो यही समझ, हर रोज तुम्हें बता रहा हूं, हर रोज बता रहा हूं। देखो 2 बातें हैं, अब इन 2 बातों को सुनो। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, अगर मैं आपसे सवाल करता हूं इन चारों वुमेन के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी होल वुमेन, सारी वुमेन कमेटी में आ जाएंगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो एक अलग हो जाएगा। कमेटी 5 वुमेन की बनेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी, बोलो बात कुछ समझ में आ रही है? कमेटी में 5 वुमेन होंगी, ये एक अलग केस है, और ये चारों वुमेन चुनी गई होंगी, ये एक अलग केस है। समझ में आ? ऑल वुमेन का चुना जाने से मैंने कह दिया, मान लो कि मैंने सारी लड़कियों, इन सभी लड़कियों के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन कमेटी में 5 लड़कियों के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर कमेटी में 5 लड़कियों के होने की प्रोबेबिलिटी इस क्लास में अभी फिलहाल 0 है, क्योंकि यहां पर 3 गर्ल्स बैठी हुई हैं।
बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सर अगर 3 गर्ल अभी बैठी हुई हैं तो इसका मतलब 3 में से आप 5 गर्ल्स को चुन नहीं सकते, तो कमेटी में 5 गर्ल्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई पूरी तरीके से। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बहुत अच्छे। तो 5 मैन एंड 4 वुमेन में से अगर मैंने कहा 5 वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना, या सभी के वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कमेटी में सभी के वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सर जवाब क्या होगा? 0। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? कैसा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके जी, मैंने कहा 5 के मैन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सभी के मैन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सर क्या जवाब हो जाएगा? 5C5 अपॉन 9C5, क्योंकि अब 5 को चुना जा रहा है ना एक साथ। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो 5 के वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी 0 थी सर, लेकिन 5 के मैन होने की प्रोबेबिलिटी 1, ये 5C1 मतलब 1 आ जाएगा और 9C5 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एटलीस्ट 3 वुमेन, कम से कम उस कमेटी में 3 वुमेन होंगी, इस बात पे अगर कोई बंदा शर्त लगाए तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए बड़े क्या प्यार से, बहुत ध्यान से। क्या कह रहा हूं? मेरे पास 5 मैन मौजूद हैं, 4 वुमेन मौजूद हैं, मुझे इनमें से सिर्फ 5 लोगों को चुनना है, और मैंने कहा कि बताइए इस बात की संभावना कितनी है कि उस कमेटी में कम से कम 3 वुमेन होंगी। तो क्या कॉम्बिनेशन पूरा क्या वही नहीं चल रहा है? क्या लग नहीं रहा कि कॉम्बिनेशन जिसको आता है वो कर लेगा आराम से? तो मैंने कहा कम से कम 3 वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें 2 केस बनेंगे, है ना? तो हम कहेंगे सर या तो हम 3 वुमेन चुनेंगे, मतलब 3 वुमेन और 2 मैन आ जाए तो भी हमारे फेवर में होगा, अभी मैं फेवरेबल ढूंढ रहा हूं ये, और अगर सर 4 वुमेन आ जाए और 1 मैन आ जाए ये भी फेवर में होगा, और इसके अलावा कोई और संभावना बनती नहीं है। फेवरेबल संभावना सिर्फ ये 2 हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और इन 2 में एंड है या है, तो पहले में और दूसरे में या है, लेकिन इनके बीच में एंड है, इनके बीच में एंड है, क्योंकि अगर सर कमेटी पूरी करनी है 5 लोगों की तो 3 वुमेन अगर लिए हैं तो 2 मैन लेने ही पड़ेंगे, ये मजबूरी है। कुछ बात समझ में आ रही ना? इसका मतलब, और टोटल क्या हो जाएगा? टोटल संभावना तो अभी भी सर वही रहेंगी 9C5। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? 9C5 ये तो हो गया टोटल तरीके। अब भाई 2 वुमेन 3 वुमेन मतलब कितने में से? 4 में से, तो 4C3 इंटू सर 5 में से 2 तो 5C2, या तो ये संभावना होगी या तो ये प्रोबेबिलिटी हो, इसमें भी जीत जाएगा बंदा। अगर कोई बंदा इस बात पे शर्त लगाएगा कि कमेटी में कम से कम 3 लोगों को 3 वुमेन को चुना गया होगा, इस बात पे कोई शर्त लगाएगा तो वो इस केस में जीत जाएगा। और अगर ये केस फुलफिल हो रहा होगा कि सर ये 4C4 चारों वुमेन आ गई हो और 5 में से कोई एक मैन आ गया हो तो भी वो बंदा जीत जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? सुहानी बात समझ में आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे, आगे बढ़िए, ठीक है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं कराऊंगा, सब तुम्हें करना है। हाँ बच्चे, एग्जांपल नंबर 9 देखो भाई, एक एग्जांपल नंबर 9 भी देख लेते हैं। 9 में क्या पूछा गया है? एग्जांपल नंबर 9 कहाँ है भाई? 8 के बाद 9, एग्जांपल नंबर 9 कहाँ है? कहाँ? ये इसने कहा लेट ए सैंपल स्पेस S बराबर ω1 ω2 ω3 एंड डॉट 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 ω6, ठीक है? उसके आउटकम्स दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम आर वैलिड। हर एक आउटकम के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी वैलिड है? मैं बताता हूं, पहले इसको मिटा दूं क्या? ओके, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9 में देखिए, ठीक है ना? क्या कहा गया है? एग्जांपल नंबर 9 में कहा बच्चों कि लेट ए सैंपल स्पेस, एक सैंपल स्पेस में क्या लिखा हुआ है? ω1 ω2 ω3 एंड डॉट 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 लास्ट में ω6। कुल मिला जुलाकर इस सैंपल स्पेस में, ध्यान सुनिएगा, इस सैंपल स्पेस में 6 इवेंट्स लिखे गए हैं, कोई भी 6 इवेंट है, ठीक है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ईच ऑफ द आउटकम आर वैलिड। इसमें कौन कौन सा इसमें वैलिड होगा? पहली बात, किसी भी सैंपल स्पेस में लिखे गए सभी इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? अगर मैंने ये कहा आपसे कि मैं किसी एक बंदे को इस क्लास में से चुन रहा हूं किसी एक स्पेशल टास्क के लिए, ठीक है, तो हर एक के, आप में से हर एक के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी
बराबर होगी अगर मैंने रैंडमली आपको चुना। इसीलिए आप सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट अगर रैंडमली सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्लानिंग के साथ सिलेक्शन हो रहा है, बायस्ड होकर के सिलेक्शन हो रहा है, तो फिर प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं रह जाती। किसी भी सैंपल स्पेस में लिखे हुए अलग अलग इवेंट्स इक्वली लाइकली होते हैं, मतलब उनके होने की संभावना बराबर होती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो उसके 4 आउटकम्स बनेंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो ये जो 4 आउटकम्स बन रहे हैं चारों इक्वली लाइकली होते हैं। इक्वली लाइकली का मतलब हर एक की संभावना उतनी ही है जितने की पहले की थी, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। यानी कि हेड हेड की आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है तो फिर टेल टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, ये इक्वली लाइकली है। अगर बायस्ड कॉइन होते तो फिर सर ये कहानी बदल सकती थी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या नहीं, इक्वली लाइकली अगर ना हो तो किसी एक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और एक की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन सम क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। बस सही है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो कुल मिला जुलाकर इसने कहा कि हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब कई सारे ऑप्शन दिए हैं, और बोला ओमेगा 1 ये रहा, ओमेगा 2 ये रहा, ओमेगा 3 ये रहा, ओमेगा 4 ये रहा, ओमेगा 5 ये रहा और ओमेगा 6 ये रहा। और बोला इसकी प्रोबेबिलिटीज का कौन कौन सा पॉसिबल असाइनमेंट है, मतलब कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज इसको क्या करती हैं, वैलिड होती हैं। तो भाई मेरे बच्चे इसकी 1/6 1/6 1/6 1/6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये तो वैलिड है बिल्कुल। क्यों वैलिड है? क्योंकि सर 6 इवेंट्स है तो 6 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 1/6 1/6 1/6, सबका सब मिलाकर कितना हो गया, 1। तो ये वैलिड असाइनमेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी का ये वैलिड, ये प्रोबेबिलिटीज वैलिड है, मतलब ऐसा हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? हमने कहा दूसरे केस में क्या दिया है, 1, एक का दिया है 1 0 0 0 0 0। तो अब इसने कहा कि ये वैलिड है या नहीं है, आप खुद सोच के बताइए वैलिड है या नहीं है, कैसे वैलिड है बताओ। इसका कहना यह है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अब इसका मीनिंग है कि ये बायस्ड हो गया सब कुछ मामला, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। हमने कहा भाई क्लास में 6 लोग बैठे हुए हैं, क्लास में 6 लोग बैठे हुए हैं और मुझे किसी एक ही बच्चे का चुनाव करना है, तो मैंने उसका चुनाव कैसे कर लिया, मैंने बोला भाई प्रिंसिपल सर का बेटा भी क्लास में बैठा हुआ है तो मैं कहीं ले किसी और को चुनूंगा, मैं प्रिंसिपल सर बेटे को लेकर चल जाऊंगा, ठीक है ना। तो या फिर जैसे ये होता है ना कहानी, जब सर टीम चुनी जा रही होती है तो आप पहले से जानते हैं कि वो सर वो मैम का बेटा तो खेलेगा ही खेलेगा, वो तो कन्फर्म हो गया। हाँ वही मैंने बताया ना कि मैम के बेटे को तो खेलना ही खेलना है चाहे आता ना हो। प्रोजेक्ट के लिए अगर 4 लोगों का चुनाव किया जा रहा है तो मैम का बेटा तो चुना ही जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही ना? मीनिंग क्या, आप कहते हो ना ऐसा, तो आपने कहा सर इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सीधे सीधे 1 है सर, 100% चुनेंगे इसको तो हम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और अगर एक ही को चुनना है तो फिर बाकी सबकी कितनी हो गई, 0। लेकिन सबका सम कितना आ रहा है अभी भी, 1। अगर किसी भी, बार बार कह रहा हूं, किसी भी सैंपल स्पेस में मौजूद सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल आ जाए तो वो इवेंट्स पॉसिबल होते हैं, मतलब वो वैलिड होता है, ठीक है ना। बस प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं आना चाहिए, 1 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। 1 से कम, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 1 से कम भी नहीं, सबका सम मिलाकर 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब बी पार्ट भी हो गया वैलिड। तीसरे वाले में उसने कहा है प्रोबेबिलिटी में दे दिया माइनस का 1/4 और माइनस का 1/3, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। 0 होती है तो सर इम्पॉसिबल हो जाता है और 1 होती है तो श्योर हो जाता है, उसके बीच में प्रोबेबल होता है। इसका मतलब 0 के नीचे नहीं जा सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें जो जो इवेंट्स आपको दिया कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी -1/4 है, मतलब ही नहीं है इस बात का, तो ये तो गलत हो गया। क्लियर हो रहा है? फिर उसके बाद इसने कहा 1/12 1/12, इसको जोड़ के देखना, अगर ये 1 आ जाएगा तो ये पॉसिबल होगा। समझ में आ रही बात? 1 से ज्यादा आ रहा है, हाँ 3/2 आ गया 1 से ज्यादा, जो कि असाइनमेंट वैलिड नहीं है। समझ में आ गई बात? भाई एक केस में इसने क्या दिया है, ये दिया है 1/2। बात ना करो, ये तुम लोग यही बस सब जब करने लगते हो ना, इससे लगता है कि तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस रख करके बता रहा हूँ कि भाई ठीक है इसको जल्दी से हम लोग कर लें। मुझे लग रहा था इससे बहुत कम टाइम लगेगा प्रोबेबिलिटी में, लेकिन तुम लोगों को देखते हुए इससे ज्यादा समय लगा। ये देखो ये दिया है, तो ये सब की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, जो कि वैलिड नहीं है। समझ में आ रही बात ना? अगर एक सैंपल स्पेस में 1 करोड़ भी इवेंट है ना, 1 करोड़ भी, तो भी उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना ही होगा, 1 ही होगा। बस जितने ज्यादा सैंपल स्पेस में जितने ज्यादा लोग बढ़ते चले जाते हैं, प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि अभी यहां पर सिर्फ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो किसी भी एक बच्चे का चुनाव करूं अगर मैं केवल इनमें से, तो आपके चुने जाने की संभावना अभी ज्यादा है। अभी आप बोलेंगे सर एक काम करिए ना, काहे ले चक्कर में पड़ रहा है, अभी चुन लीजिए, अभी चुन लीजिए। बायो वाले बच्चों के आने से पहले
चुनाव कर लीजिए, ताकि बायो वाले बच्चे जब आपके ऐड हो जाएंगे तो बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, तो सर मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी से ही कोई भी कंपटीशन टफ या आसान होता है। कंपटीशन टफ है, जब ये कहते हैं ना कंपटीशन टफ है, तो कंपटीशन टफ होना मतलब पेपर टफ होना नहीं होता। पता है कि नहीं ये बात? कंपटीशन टफ होना मतलब पेपर टफ होना नहीं। कंपटीशन टफ होना मतलब सर कैंडिडेट्स ज्यादा हैं और सीट्स क्या हैं, कम हैं, इसलिए कंपटीशन टफ है। ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं और वैकेंसी उतनी नहीं है। समझ गए ना? उससे क्या मतलब है, जैसे मैंने एक दिन और बताया था कि भाई पेपर का टफ होना है आसान होना क्या फर्क पड़ता है इस बात से? अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है। लेकिन हाँ सर, लोगों की संख्या के बढ़ जाने से कंपटीशन टफ हो जाता है। पेपर फिर चाहे भले आसान भी क्यों ना हो, कारण क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे लोग, अब यहां क्या होने लगता है, पता लगा माइनर मार्क्स को लेकर के डिफरेंस आने लगता है। किसी एक बच्चे के आगे 23.5, एक क्या है 23.7, उतने तक पे सिलेक्शन आपका रुक जाता है। सपोज करिए कि आप लास्ट पायदान पे बैठे हैं, 25.5 पे आके रुक गई है लिस्ट, और 25.7 किसी के आए आपसे ऊपर जस्ट, तो आपसे 0.2 ही तो ज्यादा लाया है। कुछ बात समझे? तो ये यहाँ कंपटीशन टफ होने की वजह से आप बाहर हुए हैं, पेपर टफ होने की वजह से बाहर नहीं हुए हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि सर इतना क्या टफ था उसमें कि 0.2 का डिफरेंस आने से क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्लियर है ना बच्चों, बात समझ में आ रही ना? और जो ये बार बार लगातार कहा जा रहा है कि भाई लगातार कंपटीशन टफ होता जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि हर साल पिछले साल के भी जो अनसक्सेस लोग होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। कुछ बात समझ में आ रही ना? हर साल यही होता है। ये सपोज कर लीजिए कि इस साल 12th मतलब इस साल ग्रेजुएशन, भाई मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एसएससी के एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, तो एसएससी के एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन का होना अगर जरूरी है, सीजीएल के लिए अगर ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो जो इस साल ग्रेजुएट पास होंगे, इससे पहले तक जो पास नहीं हुए थे वो वैलिड ही नहीं थे, मतलब वो फॉर्म ही नहीं भर सकते थे। सेकेंड ईयर वाले बच्चे नहीं भर सकते थे जो पिछले साल सेकेंड ईयर में थे, या जो इस साल, समझ में आ रही बात ना? लेकिन इस साल जो आएंगे बच्चे वो तो हैं ही, सही मायनों में इस साल वाला जो एग्जाम है वो उनके लिए हो रहा है, लेकिन जो पिछले साल दिए थे और वो सिलेक्ट नहीं हो पाए वो भी भरेंगे। ऐसे पिछले कई सालों के कैरी करते करते बच्चे आ रहे होते हैं, तो पता लगा जो इस साल निकल के आया है लॉट वो भी, और उनके साथ साथ पिछले 6 सालों के स्टूडेंट और भी जुड़ते रहते हैं, ठीक है ना? जब तक कि उनकी एज नहीं निकल जाती, तो वो तब तक आपके साथ क्या करते थे। अब आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ भी होता है जो लोग पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आप अभी जब 12th के साथ साथ एग्जाम देंगे, तो आपके साथ नीट में और जेई में वो बच्चे भी तो बैठेंगे जो 1 साल गैप करके बैठे हैं। तो जो 1 साल गैप कर रखे, यानी 2 साल उन्होंने 11-12 पढ़ा है, फिर उसका 1 साल गैप किया है, तो वो भी आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, और आपके साथ वाले तो दे ही रहे हैं। आपका जो इस साल का बैच निकला है, तो सही मायनों में तो जेई का जो एग्जाम है जब आपके साल में हो रहा है तो वो आपके लिए हो रहा है सही मायनों में। लेकिन जो लोग पिछले साल रह गए थे और उन्होंने फिर से एक ऑप्शन लिया कि नहीं अगले साल फिर देंगे, तो वो भी आपके साथ जुड़ गए हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या होता जाता है, टाइम बीतने के साथ साथ कंपटीशन टफ होता जाता है। तो जो हम कह रहे हैं लगातार जितना टाइम बीतता जा रहा है उतना ही कंपटीशन टफ होता जा रहा है। एक दौर ऐसा था कि सिर्फ आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम में जाके बैठ गए, बस अपियर हो गए। बहुत सारे एग्जाम थे ऐसे जिनकी आज इतनी वैल्यू हो गई है, लोग कहने लगे अरे यार ये एग्जाम मैंने तो ये कर लिया, ठीक है ना, वीडियो ये सब छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं ना, आज तो वीडियो का एग्जाम आज बड़ा एग्जाम माना जाने लगा। यूपी ट्रिपल एससी, बहुत सारे लोग जानते तक नहीं थे कि ये यूपी ट्रिपल एससी के भी कुछ फॉर्म्स होता है, कोई फॉर्म होता है, और यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म से ये छोटी छोटी पोस्ट निकलती हैं कि मतलब आपका जो है ना छोटे छोटे जो अधिकारी होते हैं, वीडियो हो गए उसके और भी उससे भी छोटे लेवल पे जाती हैं जो, लेकिन उनके लिए भी मर रहे हैं लोग, परेशान हैं यार, बन जाए एक बार किस तरह। समझ में आ रही बात ना? कारण क्या है, क्योंकि उस दौर में क्या था कि उसमें इतने पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं उतने ज्यादा, तो जितने कम पढ़े लिखे थे उतने कम फॉर्म्स आते थे, तो कंपटीशन टफ नहीं था। समझ गए ना? अब क्या है, कंपटीशन टफ है। अब कंपटीशन टफ हो जाता है तो उसकी वजह से क्या भी करना पड़ता है, एग्जाम भी टफ बनाना पड़ता है, पेपर भी टफ बनाना पड़ता है। बोलो क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाहर करने के लिए और क्या रास्ता हमारे पास, तो धीरे धीरे कंपटीशन टफ होने के साथ साथ पेपर को भी थोड़ा टफ किया जाता है, ताकि वो लोग कम से कम बाहर हो जाएं जो अभी पेपर के लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। खैर कुल मिला जुलाकर आपको ध्यान समझना है चीजों को, यही प्रॉबिलिटी है, ऐसे ही ध्यान लगाना होता है। समझ गए ना? आपको अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करना हर जगह, इस दुनिया में, इस जिंदगी में जहां भी जाओगे ना, अपनी इस पढ़ाई का इस्तेमाल करना। ठीक है, हो गया ये बच्चे? अब कोई ऐसा होगा जिसमें कि 1 नहीं आएगा, 1 से ज्यादा, 1 से कम, 1 से ज्यादा होगा तो भी इनवैलिड, 0 से कम होगा तो भी इनवैलिड, नेगेटिव होगा तो इनवैलिड, 0 और 1 के बीच में होगा तो वैलिड, 0 होगा तो भी वैलिड, 1 होगा तो भी वैलिड। क्लियर? बहुत अच्छे। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखो एक क्वेश्चन ये आपने, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 14 के बाद, शायद 14 था, कितना था ये था आपका 14 था वीना वाला, तो 15 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 15 बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन आपको बिना किसी के हेल्प के क्वेश्चन जब करना होता है तो और मजा आ जाता है। इसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड इज ड्रॉन। ये बच्चे ध्यान लगाओ, ध्यान से ध्यान सुनो। तो मैं 7 कार्ड को पहले हटा देता हूं, पहले से छोटा करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा व्हेन वी ड्रॉ ए हैंड ऑफ 4 कार्ड्स, हैंड ऑफ 4 कार्ड मतलब एक बार में 4 कार्ड निकाल लिए, ठीक है ना। इफ वी ड्रॉ 4 कार्ड्स एट वन टाइम, या 4 कार्ड वंस मतलब एक ही बार में मैंने 4 कार्ड निकाल लिए इन द वेल शफल्ड, फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, किसी एक पैक ऑफ कार्ड में से मैंने 4 कार्ड एक साथ निकाले। ध्यान सुनिएगा, 4 कार्ड एक साथ निकाले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑल द कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर? What is the probability to getting all the cards are of same color? क्वेश्चन ध्यान सुनिए, सॉल्व बाद में करेंगे, बस जल्दी से लिख के बताइए क्या आंसर होगा। मतलब मेरा कहने का क्या समझ में आया? From a well shuffled pack of cards, 4 cards are drawn randomly. एकदम से एक ही बार में 4 कार्ड निकाल लिए। What is the probability to getting all the cards are of same color? इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि चारों कार्ड सेम कलर के होंगे। तो क्या करोगे? वेरी गुड। चारों कार्ड के सेम कलर का होने के लिए सर पहली बात तो आपने 4 कार्ड निकाले, तो 4 कार्ड निकालने के टोटल तरीके 52C4, तो सर टोटल आउटकम्स तो 52C4 हो जाएंगे नीचे। लेकिन सर अब आप कह रहे हैं कि वो चारों सेम कलर के होने चाहिए, तो इसका मतलब वेल कब तक हमारे फेवर में रहेगा? अगर चारों रेड हो तो भी हमारे फेवर में है, और अगर चारों ब्लैक आ जाएं तो भी हमारे। अब 4 रेड आने के लिए उन 26 में से कोई 4 आ जाएं तो 26C4, या फिर या के लिए 26C4। समझ में आ गई बात ना? नहीं आया तो मुझे बताना है यार, या नहीं आया मेरे बच्चे। उसने क्या कहा मुझसे, मैंने एक पैक में से 4 कार्ड एक साथ निकाल लिए। अब वो कह रहा है इस बात की संभावना कितनी है कि चारों कार्ड सेम कलर के होंगे। मेरी तरफ देखो, उधर नहीं, उसमें नहीं दिया क्वेश्चन, अपनी तरफ से करा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि जब मैंने एक पैक में से 4 कार्ड निकाले तो उन चारों के सेम कलर का होने की संभावना कितनी है, ये जानना है। तो सर पहली बात तो 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स को चुनने के टोटल तरीके कितने होंगे, तो वो होता है NCR, मतलब 52C4 हो गया। ये तो आ गया टोटल आउटकम्स। अब सर फेवरेबल आउटकम्स ढूंढ लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स ढूंढने के लिए हम क्या कहेंगे कि या तो चारों रेड कलर के आ जाएं, चारों रेड कलर के तो सेम कलर हो गया, या तो चारों ब्लैक कलर के आ जाएं, सेम कलर ही तो बोला है, थोड़ी ना कहा चारों रेड कलर के। तो चारों के सेम कलर का होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो चारों ब्लैक हो या तो चारों रेड हो। अब या का मतलब हमेशा बीच में क्या लगता है, प्लस। तो 4 रेड के लिए होता है सर 26 रेड होते हैं, उनमें से कोई 4 आ जाए तो मेरे फेवर में होगा 26C4, या फिर या के लिए प्लस लगा दिया सर, या फिर चारों ब्लैक आ जाए तो 26C4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पक्का, बहुत अच्छे। दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑल द कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑल द कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर? बस 26C4 अपॉन 52C4। इस C4 से C4 कैंसिल 1/2। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा तो नहीं है? हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मतलब इतने बड़ा बेवकूफ नहीं बनना है, इतने बड़े बेवकूफ नहीं बनना है C4 से C4 कैंसिल करा दिया 26 50 मतलब 1/2, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जवाब क्या होगा, बस सर इसको सॉल्व करेंगे, बाकायदा सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा सर। 26C4 अपॉन 52C4। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलो जी थर्ड क्वेश्चन देखो जल्दी से। थर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑल द कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट? हाँ 4 कार्ड निकाले हैं, चारों के सेम सूट का होने की प्रोबेबिलिटी सर ये तो हो जाएगा 52C4, ये तो हो जाएगा नीचे 52C4, लेकिन चारों सेम सूट के हों, इसका मतलब या तो चारों कहां से आ जाएं, क्लब से, या तो चारों कहां से आ जाएं, स्पेड से, या चारों कहां से आ जाएं, हार्ट से, या चारों डायमंड से। तो सर चारों के डायमंड होने के लिए 13 में से कोई 4, या फिर 13C4, या फिर 13C4, या फिर 13C4। बोलो बात समझ में आया कि नहीं?
पक्का, बहुत अच्छे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑल द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑल द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट? 4 कार्ड की बात चल रही है, 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड निकाले गए। रुक जाओ भाई, रुक जाओ है ना, गर्ल्स को बता दे दो, ये लोग बेचारे चुप बैठी हैं, ऐसा लगता है इनको दुनिया में नहीं घूमना कहीं। अरे बच्चों, तुम्हें भी इस दुनिया में अब बाहर निकलना है, अब घर की 4 दीवारी में रहने वाला मामला नहीं रह गया है, ठीक है? बताओ, इनको बता दो बच्चियों को। ओके, तुम बताओ। मैंने ये कहा, मैंने एक पैक ऑफ कार्ड में से 4 कार्ड निकाले हैं, उन चारों के डिफरेंट सूट का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये तो चारों का सेम सूट का होने की प्रोबेबिलिटी हुई ना। मैंने पूछा चारों डिफरेंट सूट के होने चाहिए, चारों कार्ड अलग अलग सूट से आने चाहिए। जो मैंने 4 कार्ड निकाले बच्चे, वो 4 कार्ड टोटल कितने सूट होते हैं? चलो छोड़ो सारी बात, 4 सूट होते हैं। मुझे उन चारों सूट से, मतलब जो 4 पत्ते मैंने निकाले ना, वो चारों अलग अलग सूट से आए हों, इस बात की संभावना कितनी है? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे, बताओ सोच कर, जल्दीबाजी ना करो, सोच के बताओ। आर्या, प्रिया, तुम बताओ। हाँ, अपॉन 52 C4 यही, ओके, तुम सोच के बताओ, है ना? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, इसराफिल। ठीक, मयंक प्लस, अबे अबे बता दो, रुक। हाँ, प्लस, हाँ, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? तुम बता, लकी बाकियों से अलग बताने के लिए ऐसा कर रहे हो? ऐसा नहीं सौरभ। हाँ, हिमांशु। से सुनो मेरी बात, दिमाग नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम लोग, कितने कंफ्यूज हो? सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो, वापस फिर से कह रहा हूं यार, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लेकर और प्रोबेबिलिटी तक 100 बार ये बात बता चुका हूंगा कि पहले अपने माइंड को इस बात का जवाब दो कि और का केस बन रहा है या एंड का केस बन रहा है। पहले मुझे मत जवाब दो, पहले खुद के अपने माइंड को जवाब दो, अपने दिमाग को पहले जवाब दो। मैंने कहा, सुनो ध्यान से, चारों पत्ते डिफरेंट सूट के होने चाहिए, यही कहा है। सर चारों डिफरेंट सूट के कैसे हो सकते हैं? सर एक निकल के आ जाए क्लब में से, एक आ जाए स्पेड में से, एक आ जाए और एक आ जाए। अब बताओ, ये जो 4 पत्ते आपने निकाले हैं, इनके बीच में चॉइस है या मजबूरी है? और दिमाग लगाओ ना यार, चॉइस कहां है? कि या अगर तुमने कहा 13C1 प्लस 13C1, तो इसका मतलब केवल एक ही पत्ता निकाल रहे हो आप। अब वो 4 पत्ते नहीं निकल रहे हैं, केवल एक पत्ता निकला है। समझ गए ना? अगर आपको 4 पत्ते लेने हैं तो ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए। नहीं समझे? यहां पूछो मुझसे, यहां प्लस क्यों? कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं तुम्हें जवाब देता हूं वैसे तुम मुझसे ये भी पूछो ना कि सर जब आप वहां बोल रहे हो इनटू, तो यहां प्लस क्यों? भाई मैंने यहां चारों ले लिए हैं ना एक साथ में, यहां एक ही बार में चारों पत्ते आ गए। और जो आप बोल रहे हो 13C1, तो उसमें तो एक ही पत्ता निकला ना, और पत्ते कितने चाहिए? 4। नहीं समझे? तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, बोलो बात समझ में आएगी नहीं? सर आप ना इन 13 में से कोई एक ले लीजिए, पहले हार्ट के 13 में से कोई एक ले लिया, एंड सर अब बचे हुए 13 डायमंड में से कोई एक आ गया, एंड अब बचे हुए 13 क्लब में से कोई एक आ गया, एंड अब बचे हुए 13 स्पेड में से कोई एक आ गया। हालांकि और भी बचे होंगे पत्ते, जैसे मैंने कहा 13 में से एक आ गया, तो उसके 12 तो अभी बचे होंगे, लेकिन अब मुझे वो नहीं लेना है, अब मुझे डिफरेंट सूट का लेना था। तो इसका मतलब हर एक पत्ता डिफरेंट सूट का होने के लिए यहाँ पर क्या आएगा? इनटू आएगा। अपॉन में कितना? 52C4। बोलो कोई डाउट हो तो? पक्का? बहुत अच्छे, ध्यान लगाओ, है ना? समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान सुनना, फिर गलती ना करना, बार बार कह रहा हूं। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ 4 कार्ड निकाले गए एक पैक ऑफ कार्ड में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक?
हाँ 4 कार्ड निकाले, 2 के रेड 2 के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 26 C2। दिव्यांशु बताया, देखो अभी आया, देखो पार्टिसिपेट करने लगा, अच्छा लगा मुझे। हाँ बताओ। हाँ हाँ देखो तुम बताओ शौर्य। हाँ जब मैं कह रहा हूं यही सबसे बड़े मूर्खों की पहचान में से एक बड़ी पहचान होती है ये, कि 4-5 बार एक ही बात को रिपीट करते रहो, लेकिन वो बार बार उस बात को, जब कह रहा हूं इसका इस्तेमाल करो। केवल कानों से सुनकर कुछ नहीं होने वाला। सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे कान बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन उसको दिमाग उसमें से कुछ ही चीजों को एक्सेप्ट करता है। समझ रहे हो ना? तुम अभी नीचे खड़े हो, तुम्हारे बगल में खड़े हुए 2 अंकल आपस में बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, कान वो भी सुन रहे होते हैं, लेकिन जब दिमाग नहीं लगाते आप उस बात पर, तो आपको कुछ भी समझ में याद रह जाता है क्या थोड़ी देर बाद कि वो क्या बात कर रहे थे, क्या मतलब उस बात से, जब आप दिमाग अप्लाई नहीं कर रहे उधर। समझ गए ना? तो ये दिमाग लगाओ गधो। मैंने कहा 2 रेड होने चाहिए, मैं तो खुद बोल रहा हूं, अब की बार तो क्वेश्चन में ही बोला गया है 2 रेड, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। तो एंड वैभव भी सोचता होगा यार ये लोग कैसे बच्चे हैं, रोज आना यही रेड ब्लैक चलता रहता है ये लोग, लेकिन पता नहीं क्या समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, तो 2 रेड और 2 ब्लैक, तो इसका मतलब 26 C2 एंड के लिए मल्टीप्लाई 26 C2 अपॉन 52 C4। आया समझ में? प्लस कह रहे थे तुम गधे, सही तो था, कुछ भी बोल रहा है, बीच में प्लस बोल रहे थे। ठीक है चलो ध्यान दो, है ना? हाँ कुछ नहीं होता तुम्हारे दिमाग में, कुछ दिमाग काम करेगा तब तो सुनोगे, तभी तो मैंने बोला। देखो अभी बोल रहा है मैंने क्वेश्चन नहीं सुना था, कान खुले हुए हैं बकायदा, और कह रहा सुना नहीं था, मतलब क्या, क्यों कह रहा ऐसा? अच्छा हम कई बार बोलते ना यार मैंने सुना नहीं, क्या ऐसा है? सच ये नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं यहां ऐसा कौन बंदा है जो नहीं सुन रहा है? सब सुन रहे हैं, लेकिन किसी को, और कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है का मतलब जब तक मेरी बात पर आप दिमाग नहीं लगाओगे, ध्यान नहीं दोगे, तब तक क्या सुन रहे हो? केवल एक शोर जा रहा है आपके कानों में बस। जब तक आप मेरा दिमाग, जब आप मेरे बात को सुनोगे नहीं ना ध्यान से, तो आपके दिमाग, आपके कानों में बस एक शोर जा रहा है, जो कुछ देर के बाद आपको क्या कर देगा? इरिटेट कर देगा। नहीं समझे? 3 घंटे भी आप इरिटेट नहीं होंगे, बशर्ते कि आपको सामने वाले की बात ध्यान से सुनने का मन कर रहा हो। और 2 आधे घंटे में, 1 घंटे में आप इरिटेट हो जाएंगे कहीं पर जहां बशर्ते कि आपको आपके काम की कोई बात ना हो रही हो, और वहां खूब बातें हो रही हो, बातें खूब हो रही हो, लेकिन काम की कोई बात ना हो रही हो, तो वहां आप आधे घंटे में इरिटेट हो जाएंगे। कारण क्योंकि वो कानों में जाने वाली बातें आपके लिए बात है ही नहीं, वो शोर है, सिर्फ नॉइज है एक तरीके की। समझ में आ रही बात ना? क्लियर है? आप शादी वादी में गए, थोड़ी देर में वहां इरिटेट होने लगता है, अगर ज्यादा शोर शराबा हो रखा हो, ज्यादा डीजे वीजे सब बज रहा हो, तो है ना? आप अभी उस एज में खैर नहीं है, आपको तो वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब उस स्टेज में पहुंच जाता है आदमी, तो उसको ज़्यादा देर शोर शराबा दे अच्छा नहीं लगता, तो टेंशन में आने लगता है। या फिर बुद्धिजीवी हो थोड़ा, कुछ है ना, टेक्निकली सोचने वाला हो, तो वो दिमाग लगाने लगता है थोड़ी देर बाद कि ये क्या चल रहा है यार, यहाँ खाओ पियो निकल लो, चलो, है ना, कुछ नहीं रखा है यहाँ, ठीक है ना? चलो भाई समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया? अब सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा। 4 cards are drawn from a well shuffled pack of cards. What is the probability? What is the probability to getting all are king? All are king. 4 कार्ड एक साथ निकाले, ध्यान से सुनिए, जल्दीबाजी मत करिए, बार बार कह रहा हूं। मैंने कहा मैंने एक पैक ऑफ कार्ड में से 4 कार्ड निकाले, चारों के किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? चारों के किंग होने की प्रोबेबिलिटी देखो, ये 1 बता रहा है लड़का, 1 तो किसी कीमत पे नहीं हो सकती। जब मैंने 4 निकाले, 4 पत्ते निकाले, तो चारों किंग आ जाएंगे। ये फिर तो हर बारी में, हर बार कुछ शर्त ही नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया किंग आएंगे पक्का। दिमाग लगाओ, दिमाग, जल्दीबाजी ना करो। मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दीबाजी करने वाले इसमें फंसते हैं। समझ गए ना? ये चैप्टर्स जो है ना, ये ऐसे लोगों का नहीं है जो लोग पेशेंस नहीं रख सकते। थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान से सोचिए, जवाब दीजिए। और जो पेशेंस नहीं रखते, वो पता लगा घर भी लुटा के आ जाते हैं कभी कभी इस गेम में। समझ रहे हो ना? ये गेम कैसी है, इसमें अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं ना, सुनो ये बच्चे, इधर ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाओ। कैसीनो वगैरह में यही होता है भाई, जहां वो आपको पजल होता देखते हैं,
वहां और पजल करने लगते हैं और जल्दी जल्दी गेम होना शुरू हो जाता है। जितनी फास्ट गेम होता है उतनी ही आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन लेते हैं और फंसते जाते हैं। जितनी जल्दीबाजी करोगे, इसलिए वहां जाने के लिए ना रिलैक्स मूड के साथ, बड़ा सिंपल, बहुत रिलैक्स रहो। जहां लगने लगा कि ज्यादा तेजी से चल रही है चीजें, वहां पर हट जाओ कि ये तो यार गड़बड़ हो रहा है, यहाँ मैं फंसूंगा पक्का। ठीक है, तो अभी ध्यान लगाओ, ट्रैप है ये, ट्रैप में ना फंसना। अभी क्या बोला मैंने, चारों क्या होने चाहिए, किंग। सर टोटल किंग कितने हैं, 4। पूरी 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 पैक ऑफ कार्ड में ही 4 किंग हैं। तो और मुझे चारों किंग चाहिए, तो मैं कहूंगा उन चारों में से 4 के 4 आ जाएं, तो 4C4। अगर चारों आ जाएं तो मेरे फेवर में है। अब ये सवाल ही नहीं बनता कि 13C1 इंटू 13C1। अब ये कहेंगे कि सर एक मैंने क्लब में से ले लिया, एक स्पीड में। भाई ये तो 13C1 है, इसका मतलब तो क्लब में से कोई भी एक पत्ता आने का हुआ ना, किंग नहीं स्पेशली। तो किंग लाना है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी और घट जाएगी। अगर मुझे चारों किंग चाहिए तो प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि सर किंग के पत्ते बहुत कम हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा मैं अगर ये कहूं चारों क्लब के हों, चारों क्लब हों, और एक बार कहूं चारों किंग हों, दोनों में किसकी संभावना ज्यादा है, क्लब वाले। क्योंकि सर उसमें ना 13 में से कोई भी 4 आ जाएंगे तो काम बन जाएगा, मतलब हमारे फेवर में लोग ज्यादा है वहां। लेकिन सर चारों 4 ही किंग और मैं चारों के चारों चाहता हूं आ जाए, ये थोड़ा मुश्किल हो गया सर टास्क। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसका मतलब 4C4 अपॉन 52C4 मैंने पूरा करा दिया। मैं बार बार हर रोज यही कह के भेज रहा हूं आपको कि मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी ओवर हो गई है, मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई है। और इससे ज्यादा क्या कर रहा हूं भाई, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूरी प्रोबेबिलिटी में। आप जाके देखिए तो क्वेश्चन लगा करके, एक क्वेश्चन भी आपको फंसता नहीं मिलेगा अगर आप थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। क्लियर, ओके। फिर सुनिए, 2 आर किंग 2 आर क्वीन। इन 4 में से 2 किंग हो 2 क्वीन हो, तो फिर क्या कहेंगे सर, सर 4 किंग में से कोई 2 किंग आ जाए एंड क्यों लगा रहा हूं, समझ रहे हो ना, क्योंकि 2 किंग आ गए तो 2 क्वीन भी चाहिए। इसका मतलब 4C2 इंटू 4C2 अपॉन 52C4। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बात पकड़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, पक्का, बहुत अच्छे, ठीक है ना। 52C4 क्या बच्चे, 11th हाँ, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। एक क्वेश्चन और है, एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, इन ए लॉटरी, सुनो ये बच्चे अब ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन अच्छा है। इन ए लॉटरी ए पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। एक लॉटरी में एक बंदे ने 6 कार्ड चुन लिए अपनी मर्जी से, कोई भी 6 कार्ड, कहां से, 1 से 20 के बीच के, 1 से लेके 20 तक के नंबर लिखे हुए 6 कार्ड रखे हुए थे, उनमें से उसने 6 कार्ड चुन लिए। अब सुनिए क्या कह रहा है, इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी। लॉटरी की एक कमेटी है, उस कमेटी ने ऑलरेडी कोई 6 नंबर फिक्स कर रखे हैं। लॉटरी में अक्सर यही चलता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने एक अपनी मर्जी से एक नंबर चुन रखा है, 6 डिजिट का एक नंबर चुन रखा है कि जिस भी बंदे का 6, मैं आप सबको बोलूंगा, मैं यहाँ पे 1 से 20 तक के कार्ड रखूंगा, आप सबको बोलूंगा एक काम करो भाई इसमें से 6 पत्ते चुन लो, हर एक बंदा 6 पत्ते चुन लो, किसी एक की लॉटरी निकलेगी, समझिए ना। तो जिसका भी नंबर उस नंबर से मैच कर जाएगा, जो नंबर मैंने ऑलरेडी चुन रखा है जिसके निकाले गए कार्ड का, तो वो क्या हो जाएगा, लॉटरी जीत जाएगा। इसीलिए लॉटरी जीतने की संभावना बहुत कम होती है, समझ गए ना। आपने नंबर 1 चुन रखा है और इतने सारे नंबर बनने की संभावना है, समझ में आ रही बात ना। अभी बोलो कोई डाउट हो तो ओके जी। अब इसने क्या कहा, इफ दीज 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी, ही विंस द प्राइज, तो प्राइज जीत जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम, बताइए प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अच्छा, अब नंबर का सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो, बस वो 6 नंबर और 6 कार्ड पे लिखे हुए नंबर और जो मेरे चुने हुए पहले से 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स नंबर, वो मैच कर जाने चाहिए बस। तो बताओ उस बंदे के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका अगला कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। कितना, नहीं दिमाग से काम लो, दिमाग से, जल्दीबाजी मत करो, ध्यान से काम करो, एक बार सोच के बताओ।
सुनिए, आपके पास चॉइस कितनी है, टोटल कितने कार्ड हैं, 20 कार्ड। उनमें से तुम्हें कितने कार्ड चुनने हैं, 6 कार्ड। 20 कार्ड में से कोई भी 6 कार्ड आप चुनेंगे रैंडमली। इसके तरीके कितने हो सकते हैं, टोटल 26 में से 6 के कितने बंडल बन सकते हैं टोटल, बोलो ना भाई। तो हम कहेंगे सर 20 कार्ड में से, सॉरी 20 कार्ड में से 6 के कितने बंडल बन सकते हैं, 26। सर उन 20 में से कोई भी 6 चुने जाने के कितने संभावनाएं हैं, टोटल कितने तरीकों से 6 कार्ड चुने जा सकते हैं, तो बोलेंगे 26। क्लियर। अब सर मेरे फेवर में कितने हैं, बोलो उन जो मैंने ये जो, अच्छा 20 में से 20C6 का मतलब समझ रहे हो ना क्या है, 6 के कितने पेयर, ये 6 के कितने ग्रुप बन सकते हैं मेरे फेवर में, उनमें से कितने ग्रुप हैं, केवल एक ग्रुप है, केवल एक ग्रुप है। नंबर कितने हैं, 6। अगर वो 6 में से 6 के 6 आ जाएं, समझो मैं जीतूंगा, समझ गए ना भाई। 6 नंबर किसी के भी फेवर में है, वो 6 नंबर किसी के भी फेवर में है, लेकिन अगर मेरे पास उन 6 में से 6 के 6 आ जाएं, एक भी अगर मैच नहीं करेगा तो नहीं जीतूंगा। तो इसका मतलब 6 नंबर जो जिताने वाले हैं, अगर वो 6 के 6 आ जाएं, समझो मैं जीत गया। तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6C6 मुझे लेना पड़ेगा, या इसको 1 कह लो, चाहे इसको 6 कह लो। या तो ये कहो कि सर टोटल इतने ग्रुप बनेंगे, उनमें से एक ही ग्रुप ऐसा है जो जिताएगा आपको, तो इसका मतलब 1/this। सॉल्व करेंगे, दौड़ते आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्लियर हो गया। अभी आज कितना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बार बार